जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग हैं हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले। वो टॉपिक है हमारा 2011 की जनगणना। तो फ्रेंड्स, 2011 की जो जनगणना है, इससे संबंधित हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है, छूट ही नहीं सकता। एग्ज़ामिनर जो है 2011 की जनगणना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में पूछते रहते हैं। तो सभी टाइप्स के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होने वाले हैं और हमने सभी पॉइंट्स को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनगणना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसका क्या प्रावधान है और कहाँ से इसका जो है शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 2011 तक भारत की जो जनगणना थी वो 15 बार की जा चुकी है। 2011 तक का ये आंकड़ा है। और वहीं बात करें 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अधीन पहली बार जनगणना भारत के अंदर कराई गई थी और उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद जनगणना कराई गई। तो सबसे पहले जो हुई थी वो लॉर्ड मायो द्वारा 1872 में की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे, हालांकि भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और वैसे बात की जाए तो 1872 में फर्स्ट टाइम हुई थी। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वहीं बात करें 1951 के बाद सभी जनगणनाएं जो है 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती हैं। जो 1951 के बाद की जो जनगणनाएं हैं वो सभी 1948 की जनगणना अधिनियम के द्वारा कराई जाती हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और वहीं नेक्स्ट बात करें जनगणना संबंधी और जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इस तरह से हैं कि अंतिम जनगणना जो है वो हमारी 2011 में की गई थी और जो नेक्स्ट जनगणना 2021 में कराई जानी थी वो फ़िलहाल अभी नहीं हुई है और इसकी जो कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो बात करें, मौर्य प्रशासन में जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया थी। जो हमारा पूर्व साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जो था हमारा इतिहास का सबसे पहला साम्राज्य, उसमें ये जनगणना जो थी वो नियमित प्रक्रिया थी। और मौर्य साम्राज्य में व्यापारियों, कृषकों, लोहारों, कुम्हारों, बढ़इयों आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की जनगणना करने के लिए ग्रामीण अधिकारी को जो मौर्य साम्राज्य में ग्रामिक कहा जाता था और नगरपालिका अधिकारी को नागरिक कहा जाता था। इनके द्वारा ये जनगणना हुआ करती थी। और बात करें 2011 जनगणना आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। वहीं नेक्स्ट बात करें, भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ये हमारी जो 2011 की जनगणना है ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो ये 7वीं जनगणना है जो कि 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। और वहीं बात करें, इस जनगणना में राष्ट्रपति पहले नागरिक थे और जिसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति की जनगणना हुई थी। और जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि 2011 की जनगणना का नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और वहीं बात करें, ये जो 2011 की जनगणना थी उसको C चंद्रमौली भारत की जनगणना के आयुक्त 2011 में थे। भारत की जनगणना 2011 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण था हाउस लिस्टिंग और दूसरा था हाउसिंग जनगणना, जो कि अप्रैल से सितंबर 2010 तक से जनगणना और 9 से 28 फरवरी 2011 तक इसकी दोनों चरणों में यह जनगणना संपन्न हुई थी। वहीं बात करें, आज़ादी से पूर्व की जो जनगणना थी वो 1872 में जो लॉर्ड मेयो द्वारा हुई थी और ये जो 1881 में ये दूसरी जनगणना थी और तीसरी थी 1891, चौथी 1901, पाँचवीं 1911, छठवीं जो थी वो 1921 और सातवीं जो थी 1931, आठवीं 1941। और वहीं बात की जाए 9वीं जो थी 1951 में,
जो कि आज़ादी के बाद की ये जनगणनाएँ हैं। 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना और 1981, 1991 और उसके बाद अभी हम चर्चा कर रहे हैं 1991 के बाद 2011 और यहाँ पे हमने कुछ आंकड़े दिए हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनगणना जो हुई थी वो 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 और 1901 में जो थी वो भारत की जनसंख्या थी 23 करोड़, 1911 में 25 करोड़ हुई थी और 1921 में 25 करोड़ ही हुई थी। कोई ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला था। और 1931 में 27 करोड़ और 1941 में 31 करोड़। और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत की जनसंख्या के वर्ष 2023 तक 30 तक 150 करोड़ होने की संभावना है। और वहीं बात करें 2050 तक 166 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 1947 जब स्वतंत्रता हुई थी भारत की, तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो ओनली 34 करोड़ थी। लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या 4 गुनी हो गई थी। वहीं बात करें 2011 की भारत की जनगणना, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या उस समय कितनी थी? 35। उस समय 28 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश उस समय जो थे वो तेलंगाना हमारा नहीं बना था, जो कि तेलंगाना 2014 में बना है। उसके बाद जो है अभी केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। जिलों की संख्या उस समय थी हमारी 640 और 2001 से 47 अधिक हो गई थी। जिले जो बढ़ गए थे 47 2011 की जनगणना में बढ़ गए थे और उस समय जो है यूपी सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य था। नेक्स्ट है हमारा शहरों की संख्या। तो शहर जो थे उस समय 7,930 और जो कि 2001 की जनगणना से 2,772 ज़्यादा थे। और गांव की संख्या बात करें तो 6,40,930 जो कि 2,342 गांव 2001 से बढ़कर 2011 में 6,40,930 हो गए थे। और वहीं कुल आबादी की बात करें तो 121 करोड़ 5,69,573 थी। और वहीं बात करें 68.8% जो थी वो शहरी अर्बन जनसंख्या थी और ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 31.2% थी। तो फ्रेंड्स ये जो है सभी आंकड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी और कितने शहर थे, कितने गांव, कितने ज़िले, ये सारा का सारा डाटा पूछा जाता है कि 2011 के अनुसार, जो कि हम लोग काफ़ी बार कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। जो करेंट डाटा होता है वो समझ के हम वहाँ पे टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 2011 का ये सारा हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के बीच दशकीय जो जनसंख्या थी वो वृद्धि हुई थी 17.64% की दर से ये वृद्धि हुई थी। और वहीं बात करें भारत की जो कुल आबादी है वो विश्व की 17.5% आबादी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। और वहीं बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात क्या था, तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो फ्रेंड्स भारत में लिंगानुपात जो था वो 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। कब? 2011 की जनगणना अनुसार। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो था वो हमारा केरल था, 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। और वहीं सेकंड नंबर पे था तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर था 993। उस समय आंध्र प्रदेश जो था वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। 2014 में इनको अलग कर दिया गया। वहीं मणिपुर जो था वो 992 के चौथे स्थान पर था और छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर था। कई बार इनको क्रम वाइज लगाने को दे दिया जाता है आरोही और अवरोही क्रम में, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात जो कि 878 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला तो माही जिला जो है पुदुचेरी का, जिसमें 1176 महिलाओं पर 1000 पुरुष। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला था वो दमनदीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश 533 महिलाओं पर 1000 मेल। वहीं बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर।
तो भारत की जो साक्षरता दर थी उस समय 2011 में ये हमारी 74% थी, और पुरुषों की बात करें तो ये 82.14% थी, और महिलाओं की बात करें तो ये 65.5% थी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लें और नोट करते चलें, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जो भी हमारे नए भाई बहन हैं वो लोग ज़रूर इसको थोड़ा सीरियसली लें। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, बिहार जो था वो सबसे कम साक्षर वाला राज्य था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि सबसे कम साक्षर वाला राज्य, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा था, तो ये बिहार। और अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे था जो कि 67%, और वहीं थर्ड नंबर पे था राजस्थान 67.1%, और झारखंड था फोर्थ नंबर पे। ये भी आरोही अवरोही क्रम में लगाने को दिए जा सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और वहीं बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले, तो बिहार इसमें भी सबसे कम था, और अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे, और आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पे था। और वहीं बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, तो केरल जो था वो हाईएस्ट नंबर पे था 93.9%, जो कि आज भी है, और मिजोरम जो था सेकंड नंबर पे 91.6%। ये तो हो गई राज्यों की बात। और वहीं बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य, तो लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था, और केरल राज्य जो 96% की दर से केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला पुरुष राज्य था, और मिजोरम थर्ड नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो केरल जो था वो फर्स्ट नंबर पे, मिजोरम सेकंड नंबर पे। ये राज्यों की बात हो गई। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य, महिलाओं की बात की जाए तो राजस्थान सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला। तो फ्रेंड्स महिलाओं की सबसे कम महिला साक्षरता दर, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर, सबसे कम ओवरऑल साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। और सेकंड नंबर पे था बिहार, और थर्ड नंबर पे था हमारा झारखंड। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो फ्रेंड्स ये था सरचीप मिजोरम के अंदर, मिजोरम राज्य के अंदर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ये अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व, तो फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारत की जो जनसंख्या घनत्व थी उस समय वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर थी। लेकिन बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की, तो बिहार हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जो कि 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में सेकंड नंबर पे 1028 पुरुष रहते हैं। और वहीं केरल जो है थर्ड नंबर पे था 866, सॉरी थर्ड नंबर पे नहीं, सबसे कम केरल जो था वो सबसे कम था 860। सबसे कम जो था, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड नंबर पे ही होगा ये केरल। सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो था वो उत्तर पूर्वी दिल्ली वाला जिला था। और न्यूनतम घनत्व वाला जो जिला था वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। राज्य की बात की जाए तो भी अरुणाचल प्रदेश, और अगर ज़िले की बात की जाए तो भी अरुणाचल प्रदेश ही होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य जो था वो दिल्ली 1.67 करोड़ जनसंख्या थी यहाँ की, अभी तो काफ़ी हो गई। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, यहाँ ओनली 47,000 यानी 47,000 लोग निवासी थे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अंडमान, जो न्यूनतम की बात की जाए तो अंडमान निकोबार, जो कि इसका 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर थे। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप था, जो कि 92.28% था। और बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दादरा एवं नगर हवेली, जो कि 77.65% था। और बात करें
भारत जनगणना 2021, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2021 में जो होने वाली थी, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये जनगणना होती थी, तो अभी हमने जो था 2011 की जनगणना के आंकड़े देखे थे और 2021 में ये जनगणना हमारी संपन्न नहीं कराई जा सकी, क्योंकि ये भारत की 2021 की जनगणना जो देश के 16वीं जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, तो कोविड-19 की वजह से 2021 में भारत की जनगणना नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये जो है 16वीं भारतीय जनगणना को कम से कम अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। 10वीं जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास होता है। और वहीं बात करें भारत की जनगणना 2011, तो इसके कुछ कानून एवं संवैधानिक प्रावधान भी है। इस अधिनियम का निर्माण करने के लिए विधेयक के भारत के तत्कालीन गृह मंत्री, जो प्रथम हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था जनगणना अधिनियम। और जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। ये 1948 में पेश किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का संघ का विषय है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जो है अनुच्छेद और ये किस सूची का विषय है और प्लस ये जनगणना अधिनियम कब आया और किसने पेश किया, ये सारा का सारा डाटा आपको पता होना चाहिए। और यह संविधान की अनुसूची जो है वो 7 में और क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहीं बात करें, आज का जो है हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो थे कुछ जनगणना से संबंधित जो इतिहास क्या रहा जनगणना का, या फिर फ्यूचर और करंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, और वहीं 2011 के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जनगणना से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने कवर करा दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है जनगणना संबंधी प्रावधान किस सूची में शामिल हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और यहाँ पे एक 4th ऑप्शन है TSRF। तो फ्रेंड्स, आपको इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बने रहिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।